हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यज्ञ एग्जाम। पहली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद रह गए थे जिन्हें हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि राज्यों में उच्च न्यायालय गठन किस किस प्रकार होगा। प्रारंभ में 3 स्थानों पर उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, जो कि सन 1862 ईस्वी में किया गया था। ये कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, 3 जगह भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। ठीक है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन 1866 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट से परामर्श लेने के बाद की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से परामर्श लेने के पश्चात। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन के बारे में अनुच्छेद 262 में बताया गया है। जो भी हमारी अंतर्राज्यीय नदियां हैं, मतलब 2 राज्यों में जो नदी बहती हैं उनको अंतर्राज्यीय नदी बोलते हैं। 2 राज्य, एक से अधिक राज्य, जितने राज्यों में नदियाँ बहती हैं उनको अंतर्राज्यीय नदी बोलते हैं। इनके संबंध में जो भी विवाद वगैरह उत्पन्न होते हैं उनका किस प्रकार से न्याय वगैरह किया जाता है, उसको अनुच्छेद 262 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन हुआ था भारत में, वो 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1990 ईस्वी को हुआ था। उस टाइम पर भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ठीक है। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद का जो कार्य होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य होता है कि जब भी 2 राज्यों के बीच कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जांच अंतर्राज्यीय परिषद ही करती है और उस पर सलाह वगैरह, ये सब अंतर्राज्यीय परिषद का काम होता है। वैसे यहाँ फिर कोई एक संघ राज्य है यहाँ और दूसरा एक राज्य है, उनके बीच, या फिर एक से अधिक संघ राज्य हैं, एक से अधिक राज्य हैं, तो उनके बीच जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उन सबको अंतर्राज्यीय परिषद ही निपटाती है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमारा पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है। संचित निधि से हमारे जितने भी ये राष्ट्रपति, पीएम वगैरह जितने सभी जो हैं लोग, इन सभी को सैलरी वगैरह जो मिलती है वो संचित निधि से ही मिलती है। अच्छा, संचित निधि में से पैसा निकालने के लिए केंद्र सरकार को एक विनियोग विधेयक बिल होता है, उसे विशेष बहुमत से दोनों सदनों से पास कराया जाता है जब इससे धन निकाला जा सकता है। इससे धन निकालने की प्रक्रिया जटिल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 267 पर। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। ठीक, अनुच्छेद 267 में पढ़ते हैं आकस्मिक निधि क्या होती है। कि आकस्मिक निधि में क्या होता है कि इसमें 500 करोड़ रुपए रखे रहते हैं जो कि राष्ट्रपति के अंडर होते हैं। मतलब राष्ट्रपति का इन पर अधिकार होता है। राष्ट्रपति कभी भी मान लो जैसे देश में अचानक से कोई बाढ़ आ जाती, भूकंप आदि आ जाने पर राष्ट्रपति बिना कोई बिल वगैरह पास किए, बिना किसी प्रधानमंत्री की अनुमति लिए इन 500 करोड़ रुपए को निकालकर केंद्र सरकार को दे सकता है। ये अनुच्छेद 267 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 280 पर। अनुच्छेद 280 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें भारत के वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, जो हमारे प्रथम सभापति थे इसके, वित्त आयोग के प्रथम सभापति वो थे केसी नियोगी। ये प्रथम सभापति थे। और वर्तमान में है इसके एनके सिंह।
ये वर्तमान समय में है। और जो प्रथम सभापति थे इसके केसी नियोगी। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 315, इसमें लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी। लोक सेवा आयोग का गठन भारत में 1926 ईस्वी में हुआ था और इसके जो पहले सभापति थे वो थे सर रॉस बारकर। सर रॉस बारकर इसके पहले सभापति थे। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 315 में प्रावधान किया गया था कि केंद्र के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। जो हमारा लोक सेवा आयोग 1926 में जिसका गठन हुआ था, ये हमारे 1935 के अधिनियम से लिया गया था। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और अधिकतम उम्र 65, मतलब जो भी इनमें से पहले पूरा हो जाए ये इनका कार्यकाल है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग में इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रावधान है। भारत में जितने भी चुनाव वगैरह होते हैं उन सभी को निर्वाचन आयोग ही कंडक्ट कराता है। इसका कैसे गठन होगा, क्या क्या जो वो है, इसमें लोग कितने लोग रहते हैं, वो सब अनुच्छेद 324 से 329 इसके बारे में जो पूर्ण डिटेल मिलेगी वो आपको 324 से लेकर 329 तक संपूर्ण डिटेल इन आर्टिकल्स के बारे तक बताई गई है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी और एसटी सीटों के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में बताया गया। मतलब कि लोकसभा में एससी और एसटी की कितनी सीटें रहेंगी उसके बारे में अनुच्छेद 330 में बताया गया। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये अनुच्छेद 331 में मतलब लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय थे ना, उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 331 के तहत होती है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग मतलब एससी आयोग के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 338 में एसटी अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों आयोग पहले एक ही थे, लेकिन 89वें संविधान संशोधन ये हुआ था आपको 2003 में, तब ये दोनों अलग अलग कर दिए गए। इसको अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग और 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग का जो पुराना नाम था जब ये आयोग बना था, इसका नाम था कालेलकर आयोग। इसका पुराना नाम कालेलकर आयोग था, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर और इसकी स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 351, इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। आगे अनुच्छेद 359 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आपात 3 कंडीशन में लगाया जाता है। जब कोई नंबर 1 जब कोई बाहरी आक्रमण हो, मतलब अगर जब भारत सरकार को शक है कि अन्य कोई देश आक्रमण कर सकता है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। नंबर 2 युद्ध के समय, और नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह, मतलब भारत की जनता शस्त्र के साथ विद्रोह करती है, उसे सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है। इन 3 कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन 3 कंडीशनों में से कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार और मंत्रिमंडल मिलकर अनुशंसा सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति 1 महीने के लिए घोषणा करते हैं और जब संसद की विशेष बहुमत द्वारा ये पारित हो जाता है तो आपातकाल की घोषणा अगले 6 माह के लिए कर दी जाती है। और अगर इसे ख़त्म करना हो तो लोकसभा एक साधारण बहुमत पास करती है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति इसे समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 356, इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में तब लगाया जाता है तब उस राज्य में शासन तंत्र विफल हो जाता है, तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। यह राष्ट्रपति शासन प्रधानमंत्री और कैबिनेट सिफारिश करते हैं किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की, तब राष्ट्रपति द्वारा लगाया दिया जाता है। यह 6 मंथ के लिए लगाया जाता है।